हेलो एवरीवन। आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पाचन तंत्र के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था कि पाचन तंत्र क्या होता है, कौन कौन से स्टेप उसमें इंक्लूड है, कहाँ पर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हमें श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है कि श्वसन तंत्र की प्रक्रिया वो कैसे चलेगी, कौन कौन सी गैसेज इसमें टेक पार्ट करती है, कहाँ कहाँ बॉडी के कौन से हिस्से में काम करेगा। इसके अलावा पोषक पदार्थ जो रक्त में मिले थे उनका ऑक्सीजन के साथ क्या लिंक है, ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, वो पूरा का पूरा हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की श्वसन प्रक्रिया होती क्या है, तो श्वसन प्रक्रिया उसमें क्या है, हमने कल पढ़ा था कि छोटी आंत में भोजन है उसकी पाचन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, पूरी तरह से भोजन है वो पच जाता है और वहां से कहाँ पे मिल गया, रक्त में मिल जाता है। तो उस भोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उस भोजन में से भी कौन सा पार्ट, जो ग्लूकोज का पार्ट होता है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें तोड़ना है और उससे क्या बनानी है, ऊर्जा बनानी है। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भोजन को तोड़कर उससे ऊर्जा बना रहे हैं उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन प्रक्रिया उसको बोला जाता है। तो श्वसन प्रक्रिया में क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में हम क्या करें, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ऊर्जा बनाने का हमारा मेन मोटिव होता है इसके अंदर की ऊर्जा है वो बनानी होती है। जब श्वसन प्रक्रिया की बात आती है तो लोग बोल देते हैं कि सांस लेना सांस छोड़ना ये श्वसन प्रक्रिया, वो श्वास प्रक्रिया होती है। सांस लेना और सांस छोड़ना, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, वो क्या है, श्वास प्रक्रिया। श्वसन जो प्रक्रिया है इसमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन की सहायता से जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है ग्लूकोज, उसको तोड़कर क्या बनाना है, एनर्जी बनानी। तो जो एनर्जी बनाने की प्रक्रिया है, ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, श्वसन प्रक्रिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको हम तोड़ते हैं। यहाँ पे ये पूरा श्वसन प्रक्रिया का डायग्राम दिया गया है, कैसे क्या हो रहा है एक बार मोटा मोटा यहाँ पे बता रही हूँ, फिर वन बाय वन एक एक पार्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले नासिका, जो नासिका है उसके द्वारा क्या करेगी, जो हवा है वो क्या करती है, एंटर करती है, प्रवेश करेगी नासिका के द्वारा। नासिका में नासिका रोम पाए जाते हैं, बाल छोटे छोटे पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे, हवा को फिल्टर करने का काम करेंगे। दूसरा इसमें श्लेष्मा निकलता है, वो श्लेष्मा क्या करेगा, जो धूल मिट्टी के कण जा रहे हैं हवा में उनको अपने साथ चिपकाने का काम करता है, चिपचिपा उसका नेचर होता है। नासिका के अंदर ही ओल्फैक्टरी क्षेत्र पाया जाता है, जो सुगंध को, मतलब किसी भी चीज की गंध उसको पहचानने में हमारी सहायता करता है। उसके बाद हवा कहाँ पे जाएगी, ग्रसनी में जाएगी। ग्रसनी दोनों हिस्सों का एक ही, जो पाचन तंत्र है और हमारा जो श्वसन तंत्र है, दोनों के लिए एक ही रास्ता है। भोजन भी उसी रास्ते से जा रहा है और वायु है वो भी उसी रास्ते से जा रही है। वो कौन सा पार्ट है, ग्रसनी। ग्रसनी है, दोनों फेरिंग्स है, दोनों का कॉमन पाथ होता है, दोनों का एक ही रास्ता है जिससे हवा भी जा रही है भोजन भी जा रहा है। उसके बाद कहाँ पे जाएगा, जो हमारी विंड पाइप होती है, विंड पाइप वायु नलिका है, उसके अंदर जो वायु है वो जाएगी। वायु नलिका है ये क्या, किससे बनी हुई है, कार्टिलेज जो होता है, माइलिन कार्टिलेज, माइलिन उपास्थि है उससे बनी होती है। ये हवा को स्थानांतरित करने का काम करेगी, कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स में क्या होती है, लंग्स की कुपिकाएं, वो क्या करेंगी, गैसेज को एक्सचेंज करने का, गैस जो गैस है उनका आदान प्रदान करने का कार्य करती है, रक्त में ऑक्सीजन को मिलाने का काम करती है। और जो श्वसन तंत्र है उसकी सबसे छोटी इकाई है वो किसको बोला जाता है, कुपिका को बोला जाता है, क्योंकि बाकी सारे पार्ट तो क्या करे, सिर्फ हवा को, वायु को स्थानांतरित करने का काम करे, लेकिन जो कुपिकाएं हैं ये क्या कर रही है, ये जो ऑक्सीजन है उसको किसके साथ, जो रक्त होता है उसके साथ मिक्स करने का काम कर रही है, और रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको बाहर निकलने का काम करती है। तो कुपिका को श्वसन तंत्र की इकाई कहा जाता है। अभी इनके बारे में वन बाय वन पूरी डिटेल पढ़ने की, नासिका कहाँ उपस्थित है, क्या काम कर रही है, ग्रसनी कहाँ उपस्थित है, कैसे काम करती है, इसके अलावा जो अपना ट्रैकिया है, विंड पाइप, वायु नलिका है, इसका क्या काम है, कैसे काम करता है,
इसके अंदर स्वर यंत्र होता है, वो क्या काम करता है, कैसे हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है, वो सारी डिटेल हमें 1 बाय 1 अब पढ़नी है। तो श्वसन प्रक्रिया क्या है, एक जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए। फिर इसके बाद चलते हैं कि जो श्वसन प्रक्रिया है ये दो भागों में विभाजित की गई है, वायुवीय और अवायुवीय, या फिर ऑक्सी और अनऑक्सी भी बोला जाता है। ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया, ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया, और दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन प्रक्रिया, अनऑक्सी श्वसन प्रक्रिया। इसी को वायुव्य और अवायुव्य, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है। तो जो ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया है या वायुव्य श्वसन प्रक्रिया है, इसको, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो हमने रेस्पिरेशन की परिभाषा पढ़ी कि ग्लूकोज को किसकी उपस्थिति में हम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं, से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। एटीपी क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। किसकी फॉर्म है ये, ऊर्जा की फॉर्म है, ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा है, इस फॉर्म में, इस रूप में क्या होती है, हमारे अंदर स्टोर होती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो कितने मॉलिक्यूल बनते हैं एनर्जी के, कितने अणु बनते हैं, तो 38 अणु हैं, उनका निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा है तो उस टाइम पे 38 मॉलिक्यूल, 38 अणु हैं, वो किसके बनते हैं, ऊर्जा के बनते हैं। ये 38 अणु हैं, इनमें से 2 एटीपी है, 2 एटीपी के अणु हैं, वो ये जो प्रक्रिया हमारी पूरी हो रही है ग्लूकोज को तोड़ने की, इसी प्रक्रिया में प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्टार्टिंग स्टेज है उस पे ऑक्सीजन एटीपी के कितने अणु बने, तो 38 बने। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कितने एटीपी के अणु बचे, तो कितने बचेंगे, 36, क्योंकि 2 तो कहाँ यूज हो गए, इसी प्रक्रिया में यूज हो गए, यहीं पे प्रयोग कर लिए गए। तो वायुवीय श्वसन प्रक्रिया क्या हो जाएगा, या ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वायुवीय या ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में जब तोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी H2O है उसका निर्माण होता है, साथ में कितने 38 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं। इस 38 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल एटीपी के हैं, 2 अणु हैं एटीपी के, उनका प्रयोग कर लिया जाता है इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। जब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज कर लिए तो एट द एंड कितने बचेंगे, ओनली 36, सिर्फ 36 एटीपी है, मॉलिक्यूल है, वो ही यहाँ पे अपने शेष रहते हैं लास्ट में। एटीपी की फुल फॉर्म पूछ ले, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, वो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये प्रक्रिया ऑक्सी जो श्वसन प्रक्रिया ये होगी कहाँ पे, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या बोलते हैं इसको, सूत्रकणिका। जो कोशिका अंग पढ़ाए थे उसमें बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होती है, जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, हमारी हर एक कोशिका, शरीर पूरा किससे बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना। हर एक कोशिका में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, साथ में ऊर्जा का संग्रहण भी होता है। दूसरा है अनोक्सी, दूसरा जो रहेगा अपना वो रहेगा अनोक्सी। अब अनोक्सी है वो कहाँ पे रहेगा, अवायुवीय श्वसन प्रक्रिया है, ये कहाँ होगा, इसमें कौन क्या क्या चीजें चलती है, तो या इसका जो नाम है वही रिप्रेजेंट कर रहा है अनओक्सी। अन का मतलब आगे जो ऑक्सीजन है वो नहीं रहेगी इसके अंदर। अनोक्सी में क्या होगा, ऑक्सीजन की अब्सेंस में,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या किया जा रहा है, ग्लूकोज को जलाया जा रहा है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को जलाया जा रहा है, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको तोड़ा जा रहा है तो क्या बनाएगा ये, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा, साथ में क्या बनाएगा, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल। ऊर्जा तो बना रहा है लेकिन सिर्फ 2 अणु बना रहा है। वहां पे कितने बन रहे थे, 36 बन रहे थे, यहाँ पे कितने बन रहे, 2 बन रहे। तो जो अनोक्सी प्रक्रिया है इसमें ऊर्जा के सिर्फ 2 अणु बनते हैं और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, पूरे शरीर में अकड़न पैदा करने का काम करता है। इसकी वजह से पूरे शरीर के अंदर मतलब क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तुम एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट करते हो, रेस वगैरह लगाते हो, तो जो मसल्स होती है या हाथ पैर उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है, एक तो मसल्स के अंदर ऑलरेडी जो मांसपेशियां होती है हमारी, उनमें ऑलरेडी कौन सा रेस्पिरेशन चलता है, अनोक्सी जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो चलती है, अनोक्सी श्वसन प्रक्रिया वो वहां पे चलती है। दूसरा, फिर वहां पे जब स्टार्टिंग करते उस स्टेज में ऑक्सीजन की और कमी आ गई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एक तो ऑक्सीजन है ही नहीं और प्रक्रिया भी कौन सी चल रही है, फिर अनोक्सी चल रही है वहां पे, तो वहां पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और लैक्टिक अम्ल की वजह से हमें जो क्रैम्प्स आते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं मसल्स के अंदर। तो ये हो गया अपना किसके बारे में, श्वसन प्रक्रिया की जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, ऑक्सी और अनोक्सी के बारे में। अब नेक्स्ट हमें इसके जो श्वसन तंत्र है, हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके अलग अलग जो हिस्से हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले की जो श्वसन ऊपरी श्वसन तंत्र है उसके अंदर मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, मुख गुहा वाला हिस्सा है हमारा, वहां पर कौन कौन से श्वसन तंत्र आ जाएंगे, तो नासिका, उसके बाद ग्रसनी और स्वर यंत्र। ये 3 हिस्से हैं, ये किस में आ जाते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र में हमारे इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद जो निचला हिस्सा होगा उसमें कौन कौन से आएंगे, श्वास नली, श्वासनी और फेफड़े। जो श्वास नली विंड पाइप है वो, श्वासनी ये क्या हो जाएगा, जो हमारी ब्रोंकियाई होती है, ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं, श्वासनी, ब्रोंकियाई है उसको बोला जाता है। और फेफड़े तो मेन है ही, इनके अंदर क्या रहेंगी, फेफड़ों की कुपिकाएं, वो गैसों का आदान प्रदान करने का काम करेगी। जो श्वसन मांसपेशियां हैं उसमें कौन आएगा, डायफ्राम, जो मध्यपट होता है वो होता है। जब हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो जो हमारा चेस्ट का साइज है वो सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है, और जब सांस लेते हैं तो उस टाइम पे स्वेलअप हो जाता है, पूरा का पूरा फूल जाता है, साइज फट जाएगा। तो ये लंग्स है वो ऊपर नीचे जा रहे, तो ऊपर नीचे जाने में कौन सहायता करता है, डायफ्राम है वो वहां पे सहायता करता है। अब इनकी 1 बाय 1 डिटेल पढ़ने की, जो अपना नासिका है ये क्या काम करेगा, ग्रसनी है ये क्या काम करेगा। तो सबसे पहले अपने पास नासिका, नासिका है ये क्या काम करेगा, एक तो ये हवा का मतलब जो हमारे श्वसन तंत्र में हवा का प्रवेश हो रहा है वो कहाँ से होता है, नासिका के द्वारा। जो 2 इसके पैर है उनके द्वारा ये मतलब हवा है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। फिर उसके बाद जो नासिका है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बाल मौजूद होते हैं। नासिका रोम होते हैं जो हवा से धूल मिट्टी के कण है उनको छानकर अलग करने का काम करते हैं, फिल्टर करके अलग करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद जो नासिका छिद्र है उसके अंदर क्या होता है, बलगम का स्रावित होता है, बलगम बोल सकते हैं, श्लेष्मा बोल सकते हैं। किसके द्वारा होगा, इसमें यहाँ पे श्लेष्मा झिल्ली होगी, श्लेष्मा का स्राव होगा श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा। और ये श्लेष्मा क्या करेगा, धूल मिट्टी के जो कण हैं उनको अपने साथ चिपका कर रखने का काम करेगा ताकि आगे ये फेफड़ों तक ना पहुंच पाए। दूसरा, ये जो हवा जा रही है, बाहर का जो इन्वायरमेंट की हवा है, बाहर की जो पर्यावरण की हवा है वो गर्म भी हो सकती है, वो ठंडी भी हो सकती है। तो उसका तापमान है उसको मेंटेन रखने के लिए कौन सहायक होता है, जो अपना श्लेष्मा होता है वो सहायक होता है। वो उसको नमी प्रदान करेगा, अगर गर्म है, ठंडी है तो उसको टेम्परेचर प्रदान करेगा ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर हमारा उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर हो सके।
नासिका के अंदर क्या होता है, ओल्फैक्टरी क्षेत्र है, ये पाया जाता है। ये आपको पीला रंग का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये होता है ओल्फैक्टरी क्षेत्र। इसके अंदर क्या होता है, हमें कोई भी गंध पहचाननी है, उसमें कौन सहायक होता है, हमारा ओल्फैक्टरी क्षेत्र है, ये सहायक होता है। तो नासिका के 3 मेन काम हो गए, एक तो उसके अंदर जो वायु का प्रवेश करवा रहा है, दूसरा धूल मिट्टी के कणों को रोकने का काम कर रहा है, तीसरा गंध को पहचानने में कौन सहायक होता है, नासिका में उपस्थित ओल्फैक्टरी क्षेत्र है, वो हमें गंध को पहचानने में सहायता करता है। तो ये हो गया अपना नासिका के बारे में। फिर उसके बाद है ग्रसनी। ग्रसनी है, इसमें क्या होगा, ग्रसनी है वो भोजन और वायु दोनों के लिए सेम रास्ता है। कई बार हम खाना खा रहे हैं साथ में बात भी कर रहे हैं, तो क्या होता है, एकदम से खांसी आनी शुरू हो जाती है। और ये नॉर्मली बोला जाता है कि खाना खाते टाइम हमें बात नहीं करनी चाहिए। क्यों होता है ये, जब हम खाना खा रहे हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है, जब हम फूड पार्टिकल जा रहा है हमारा, तो उस टाइम पे हमारी जो उपकंठ होता है, एपिग्लोटिस होता है, वो बंद होना चाहिए। लेकिन बात भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो दोनों उपकंठ है वो खुला रह जाता है। जो भोजन नली के अंदर खाना जाना था वो कहाँ पे चला जाता है, श्वास नली होती है हमारी, उसके अंदर वो चला जाता है। क्या होगा, भोजन नलिका है वो हमारी पीछे की साइड उपस्थित होती है, आगे की तरफ क्या होती है, जो अपनी वायु नलिका है वो होती है। तो ये जो एपिग्लोटिस है, यहाँ पर ये अपना एपिग्लोटिस है, उपकंठ इसको बोला जाता है हिंदी में। फूड पार्टिकल जब जा रहा है भोजन नलिका के अंदर, तो एपिग्लोटिस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाएगा तो सीधा जो फूड पार्टिकल है वो किधर जाएगा, जो भोजन है वो किधर जाएगा, हमारा जो भोजन नलिका है उसमें जाएगा। लेकिन जब हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, जो एपिग्लोटिस है खुला रह जाता है, श्वास नलिका है वो बंद नहीं हो पाती, और भोजन नलिका में जाने की बजाय जो फूड पार्टिकल है वो किधर आ जाता है, जो सांस की नली होती है उसमें चला जाता है। तो ग्रसनी है ये एक ही कॉमन रास्ता है, यहाँ पे उपकंठ पाया जाता है, वो तय करता है कि भोजन किधर जाएगा और जो वायु है वो किधर जाएगी। इसी के ऊपर डिपेंड करता है दोनों का रास्ता। फिर उसके बाद है अपने पास वायु नलिका। वायु नलिका या श्वास की नली। तो जो श्वास की नली है इसकी लंबाई होती है 12.5 सेंटीमीटर। श्वास नली है, ट्रैकिया भी बोला जाता है कई बार, मतलब ट्रैकिया एज इट इज इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में एज इट इज लिखा जाता है, इंग्लिश वर्ड है। तो ट्रैकिया है, इसकी लंबाई है वो 12.5 सेंटीमीटर है। ये क्या करता है, ये करता है जो अपनी ग्रसनी है उससे वायु को लेगा और कहाँ पहुंचाएगा, जो फेफड़े हैं उन तक पहुंचाने का ये काम करता है। ये जो ग्रसनी है अपनी, ये किससे बनी हुई, सॉरी वायु नलिका है, ये किससे बनी हुई है, ये पूरी की पूरी जो उपास्थि है, उपास्थि से बनी हुई होती है। किस टाइप की उपास्थि, इस टाइप से सी, जो सी अल्फाबेट है इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये सी का जो माइलिन उपास्थि है, माइलिन उपास्थि है, ये काम क्या करती है, माइलिन उपास्थि जो वायु नलिका पर वायु दाब पड़ रहा है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। एक ट्यूब की तरह, एक पाइप की तरह काम कर रही है। इसके ऊपर ज्यादा दाब पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये डैमेज भी हो सकती है। तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए कौन काम करता है, माइलिन उपास्थि है वो काम करती है। जो हमारी वायु नलिका है, वायु नलिका इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो गले वाला हिस्सा होता है अपना, यहाँ पर स्वर यंत्र पाया जाता है। स्वर यंत्र के अंदर वोकल कॉर्ड पाया जाता है। वोकल कॉर्ड में धागे जैसी संरचना होती है। गले के ऊपर वाले हिस्से में क्या पाया जाएगा, स्वर यंत्र, उसके अंदर एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है। उस धागे जैसी संरचना से जब वायु टकराती है तो उसके अंदर कंपन उत्पन्न होती है, और वो कंपन उत्पन्न होती है, उसी की वजह से हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। कैसे उसकी संरचना है देखो,
ये देखो, ये है स्वर यंत्र। कहाँ पाया जाएगा? गले वाले हिस्से में पाया जाएगा। इसके अंदर धागे जैसी संरचना है वो पाई जाती है। जब हम सांस ले रहे हैं तो हवा यहाँ पर जाके टकराएगी, जो धागे जैसी संरचना है इससे जाके टकराएगी, ध्वनि उत्पन्न होगी, कंपन उत्पन्न होगी, और उस कंपन की वजह से क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ये जो वोकल कॉर्ड है इसका साइज, जो मेल्स होते हैं मतलब जो नर है उसके अंदर क्या रहेगी? बड़ा साइज रहता है इसका। जो वोकल कॉर्ड है इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए उनकी आवाज कैसी होती है? मोटी और भारी आवाज होती है। कितना बड़ा होगा? मेल का होगा 17 से 25 mm इसका साइज होता है, और फीमेल का आएगा यहाँ पे। महिलाओं के अंदर जो फीमेल होती है उनके अंदर कितना आएगा? 12 से 17 mm। उनके छोटा वोकल कॉर्ड होता है इसलिए उनकी आवाज तीखी और पतली होती है। मेल्स का वोकल कॉर्ड लंबा होता है इसलिए उनकी आवाज भारी और मोटी रहेगी। फीमेल्स का वोकल कॉर्ड है वो कैसा है? छोटा है, इस वजह से उनकी आवाज पतली और तीखी होती है। मेल्स का यहाँ से कुछ पोर्शन बाहर की तरफ उभरा हुआ है क्योंकि उसकी लेंथ है वो ज्यादा होती है। तो जो हमारा स्वर यंत्र है कहाँ पे पाया जाएगा? गले के अंदर पाया जाएगा। धागे जैसी संरचना है, उससे हवा टकराती है और उसके बाद क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या बताया गया इधर अपना? जो श्वास नली है उसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है। सी माइलिन कार्टिलेज, कार्टिलेज किसको बोला जाता है? उपास्थि को बोला जाता है। उपास्थि को कार्टिलेज बोला जाता है। सी माइलिन उपास्थि से बनी होती है। हाँ, ये जो सी माइलिन उपास्थि ये क्या काम करेगी? हवा के दबाव को नियंत्रित करने का काम करती है। जो हवा का दबाव पड़ेगा उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं, उसके प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करेगी। स्वर यंत्र है वो कहाँ पे? वायु नली के ऊपर वाले हिस्से के अंदर पाया जाएगा। स्वर यंत्र काम क्या कर रहा है इधर? स्वर यंत्र है ध्वनि उत्पन्न करने का काम करेगा। स्वर यंत्र में क्या है? पतली पतली वोकल कॉर्ड्स उपस्थित है, और ये वोकल कॉर्ड से ये हवा के साथ टकराती है और उसके बाद ध्वनि उत्पन्न होती है। पुरुषों के अंदर जो वोकल कॉर्ड है इसकी लंबाई कितनी होती है? 17 से 25 mm होती है। इसकी जो लंबाई है वो महिलाओं के कंपैरिजन ज्यादा होती है, इसी वजह से उनकी आवाज मोटी और भारी होती है। महिलाओं के अंदर जो वोकल कॉर्ड है इसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी? 12 से 17 mm रहेगी, मतलब छोटा वोकल कॉर्ड है, इसी वजह से उनकी आवाज पतली और तीखी होती है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? जो अपनी ग्रसनी मतलब श्वसन तंत्र होता क्या है, कितने प्रकार का है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं चलेगी, कितनी एनर्जी का उत्पादन होता है, इसके अलावा नासिका है उसका क्या काम है, ग्रसनी का क्या काम है, वायु नलिका है उसका क्या काम है, और स्वर यंत्र है उसका क्या काम है। आज की क्लास में इतना ही। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फेफड़ों का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म, पूरी की पूरी प्रक्रिया कि कैसे ऑक्सीजन है वो रक्त में मिलेगी, कैसे वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद ऑक्सीजन हर एक हिस्से तक सप्लाई कैसे होती है, वो पूरी डिटेल अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।